चाहे ज्योतिष के शिक्षा विषय। आमतौर पर ज़्यादातर लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और इस प्राचीन विज्ञान को सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी बाधा और सबसे कठिन सवाल है, सीखना कहाँ से शुरू करें। बहुत से लोग अपने निरंतर प्रयास से गुरु को खोजने में सफल होते हैं, लेकिन ये गुरु ज्योतिष को इतने जटिल तरीके से पढ़ाते हैं कि गंभीर उम्मीदवारों को भी डराता है। अधिकांश ज्योतिषी जन्म कुंडली बनाकर पढ़ाना शुरू करते हैं और इसकी जटिल गणितीय गणना शिक्षार्थियों को उत्साह को कम कर देती है और उन्हें डरा देती है, और बाकी छात्र ज्योतिष की जटिल और उच्च ध्वनि वाली शब्दावली सुनकर भाग जाते हैं। आज के कंप्यूटर पर निर्भरता के युग में मुझे लगता है कि प्रारंभिक अवस्था में कुंडली बनाने की गणितीय पहलुओं को ना पढ़ाना बेहतर है। मुझे लगता है कि भविष्यवाणी विश्लेषण के मूल बातें जानने के बाद गणितीय पहलुओं को समझना मददगार होगा। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ज्योतिष और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण चर्चाएं सुनते रहिए। मैंने YouTube पर लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं, आप लाइव कार्यक्रम देखिए और अपनी राय दीजिए। लाइव प्रोग्राम कब होता है ये मैं चैनल की कम्युनिटी टैब पर जना देता हूँ, उस पर नज़र रखिए। अगर कुछ बुनियादी सिद्धांतों को ईमानदारी से पालन किया जाए तो वो ज्योतिष सीखने को एक सुखद और संतोषजनक अनुभव बना सकते हैं। जो लोग ज्योतिष विज्ञान में महारत हासिल करना चाहते हैं उन्हें इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। वो बातें हैं, ज्योतिष का चरण दर चरण अध्ययन करना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। जब तक एक सिद्धांत पूरी तरह से समझ ना आए तब तक अगली पुस्तक की किसी भी अन्य पुस्तक की ओर ना बढ़े। केवल पढ़ो मत, जो पढ़ा है उसे मिलाओ। बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक ना पढ़े। बहुत सारी किताबें पढ़ना आपको भ्रमित कर सकता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी अजीब और भ्रमित करने वाली ज्योतिष किताब है। शुरुआत में जन्म कुंडली बनाने के बजाय विश्लेषण पर ध्यान दें। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों की कुंडली का विश्लेषण करना शुरू करें जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक संभव है ज्योतिष शब्दावली में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के संस्कृत पर्यायवाची शब्द सीखें। ज्योतिष विद्या सीखने के प्रयास में व्यक्ति तेजी से प्रगति कर सकता है अगर कोई इन बातों को याद रखे और उन्हें चिपके रहे। ज्योतिष के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, गणितीय ज्योतिष और भविष्य कहने वाला ज्योतिष। ज्योतिष के गणितीय भाग में मुख्य रूप से जन्म कुंडली का निर्माण होता है। ज्योतिष के इस भाग में समय और स्थान आदि के आधार पर ग्रहों की विभिन्न स्थितियों की गणना की जाती है। दूसरी ओर भविष्य की घटना की भविष्यवाणी के लिए भविष्य सूचक ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। इस श्रृंखला में हम बाद में गणितीय भाग पर चर्चा करेंगे और शुरुआत में भविष्य कहने वाला ज्योतिष पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज बाजार में विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिनका उपयोग आवश्यक गणितीय जानकारी की गणना करने के लिए और जन्म कुंडली बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि आपको सॉफ्टवेयर खरीदने या उपयोग करने के लिए एक अच्छा और सही सॉफ्टवेयर चुनने की आवश्यकता है। वो कम कीमत या उच्च कीमत हो, सॉफ्टवेयर को सही गणना करना चाहिए। सॉफ्टवेयर लगभग हर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और कुछ विदेशी भाषाओं में भी है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में
सॉफ्टवेयर के कुछ लिंक दे दिए हैं। बच्चे के जन्म के समय ब्रह्मांड में ग्रह की स्थिति का एक नक्शा बनाया जाता है और इस नक्शे को जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका कहा जाता है। इन दिनों बाजार में विभिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिनका उपयोग आवश्यक गणित की गणना और जन्म कुंडली या बार चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। संपूर्ण मुख्य रूप से 9 ग्रहों, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 भाव या घर ज्योतिष इस पर आधारित है। आमतौर पर भविष्यवाणियां इन तत्वों को क्रम परिवर्तन और संयोजन पर आधारित होती है। 9 ग्रहों के नाम इस प्रकार है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को एक नक्षत्र और एक उपग्रह माना जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष ग्रह शब्द का उपयोग करता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और इसमें भविष्य कहने वाला उद्देश्य के लिए सूर्य और चंद्रमा हासिल किया गया है। इस तरह उत्तर नोड यानी कि राहु और दक्षिण नोड यानी कि केतु खगोलीय बिंदु है और भविष्य कहने वाला उद्देश्य के लिए ग्रह भी कहा जाता है। यदि आप राहु और केतु की वास्तविक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखिए। भारतीय ज्योतिष पृथ्वी केंद्रित है। राशि चक्र एक गोलाकार बेल्ट है और सभी ग्रह इस बेल्ट पर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। यदि इस राशि को यानी कि इस राशि चक्र को 12 बराबर भाग में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक एक राशि कहलाता है। ये 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। इसी प्रकार जब राशि चक्र को 27 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। हम इस श्रृंखला में बाद में नक्षत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गणितीय रूप से एक वृत्त 360 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री होता है और राशि चक्र जब कुंडली होता है पूरा कुंडली भी 360 डिग्री का होता है। इसलिए एक राशि जो राशि चक्र का 12वां हिस्सा है वो 30 डिग्री का होता है। गणितीय भाग में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है और अब ये जानना काफ़ी है कि प्रत्येक राशि 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। डिग्री, मिनट और सेकंड की गणना घंटे, मिनट, सेकंड के रूप में ही हो जाती है, यानी कि 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 डिग्री और 30 डिग्री में एक राशि होता है। प्रत्येक राशि एक ग्रह द्वारा शासित होता है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। टेबल में आप लोग को दिखाता हूँ, आप एक टेबल देखिए। मेष राशि अंग्रेजी में एरिस कहा जाता है, शासित ग्रह है मंगल। वृषभ राशि अंग्रेजी में टॉरस कहा जाता है, शासित ग्रह है शुक्र। मिथुन अंग्रेजी में जेमिनी, शासित ग्रह बुध। कर्क अंग्रेजी में कैंसर, शासित ग्रह चंद्रमा। सिंह अंग्रेजी में लियो, शासित ग्रह सूर्य। कन्या अंग्रेजी में भर्गो, शासित ग्रह बुध। तुला अंग्रेजी में लिब्रा, शासित ग्रह शुक्र। वृश्चिक अंग्रेजी में स्कॉर्पियो, शासित ग्रह मंगल। धनु अंग्रेजी में सजिटेरियस, शासित ग्रह बृहस्पति या गुरु। मकर अंग्रेजी में कैप्रिकॉन, शासित ग्रह शनि। कुंभ अंग्रेजी में एक्वारियस और शासित ग्रह शनि। एंड द लास्ट मीन अंग्रेजी में पीसेस, शासित ग्रह है गुरु या बृहस्पति। हमने राशियों, ग्रहों और उनके स्वामित्व के बारे में जाना।
ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं, और यदि संभव है तो इन अवधारणा को याद करने की प्रयास करें। अब हम ग्रहों और राशियों के वर्गीकरण के बारे में जानने जा रहे हैं, जो भविष्य कहने वाला ज्योतिष सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्रहों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि लाभकारी और हानिकारक। प्राकृतिक लाभकारक ग्रह है चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु यानी कि बृहस्पति, स्वभाव से ही शुभ माना जाता है। और प्राकृतिक अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, जो स्वभाव से अशुभ माना जाता है। आमतौर पर चंद्रमा और बुध हमेशा शुभ नहीं होता। पूर्णिमा के निकट का चंद्रमा शुभ माना जाता है, जबकि अमावस्या के निकट का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। कृष्णाष्टमी यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा अशुभ कहलाता है। शेष समय चंद्रमा को शुभ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि बुध शुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो उसे शुभ माना जाता है, और अगर अशुभ के साथ स्थित हो तो उसे अशुभ माना जाता है। दूसरे शब्दों में बुध की प्रकृति उसे प्रभावित करने वाले ग्रहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये याद रखना चाहिए कि सभी प्राकृतिक अशुभ ग्रह हमेशा नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। इसी तरह सभी प्राकृतिक शुभ ग्रह हमेशा सकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। अच्छा या बुरा प्रभाव अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रभुत्व, स्थिति और दृष्टि। हम इन मुद्दों पर बाद में चर्चा करेंगे। आइए पहले कारक से शुरू करते हैं। साइन प्लेसमेंट। कोई भी ग्रह उच्च राशि, मुख्य त्रिकोण यानी कि मूल त्रिकोण, सायंक राशि यानी कि स्वराशि और मित्र राशि, इस क्रम में सकारात्मक परिणाम देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उच्च ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं। मुख्य त्रिकोण या मूल त्रिकोण में स्थित ग्रह दूसरा श्रेष्ठ फल देते हैं। अपनी नीच राशि में ग्रह रहे तो वो तीसरा श्रेष्ठ फल देते हैं, और मित्र राशि में स्थित ग्रह चौथा श्रेष्ठ फल देते हैं। इस तरह ग्रहों की ताकत या ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव का निर्धारण होता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि में स्थित हो तो वो अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। आइए एक तालिका देखिए, तो ग्रहों के उच्च राशि और नीच राशि के बारे में बताएंगे। सूर्य का उच्च राशि है मेष, नीच राशि है तुला और सायं की राशि है सिंह। चंद्रमा उच्च राशि है वृष, वृश्चिक है नीच राशि, सायं की राशि है कर्कट। मंगल उच्च राशि है मकर, नीच राशि है कर्क और सायं की राशि है मेष, वृश्चिक। बुध उच्च राशि है कन्या, मीन है नीच राशि, मिथुन और कन्या है सायं का राशि। बृहस्पति यानी कि गुरु, कर्क है तुंग राशि यानी कि उच्च राशि, नीच राशि है मकर और सायं का राशि है धनु और मीन। शुक्र उच्च राशि है मीन, कन्या है नीच राशि, वृष और तुला है सायं का राशि अपना राशि। शनि तुला है उच्च राशि, मेष शनि का नीच राशि और अपना राशि है मकर और कुंभ। राहु विष या मिथुन में तुंग होता है और वृश्चिक या धनु में नीच होता है, इसका कोई अपना राशि नहीं है। और केतु वृश्चिक या धनु में तुंग होता है, वृष या मिथुन में नीच होता है, इसका भी कोई अपना राशि नहीं है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसी भी ग्रहों की उच्च और नीच राशियां हमेशा एक दूसरे से 7वें स्थान पर होती है। जैसे कि सूर्य राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि में उच्च है और राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि में नीच है।
हमें ये भी जानना होगा कि ग्रहों की उच्चता और दुर्बलता की मात्रा क्या है। सूर्य मेष राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक उच्च होता है। 10वीं डिग्री सबसे अनुकूल उच्च स्थिति है और संपूर्ण राशि उच्च क्षेत्र है। चंद्रमा वृष राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री तक उच्च होता है। 3रा डिग्री सबसे अनुकूल उच्च स्थिति है और संपूर्ण राशि उच्च घर है। मंगल मकर राशि में 0 डिग्री से 28 डिग्री तक उच्च होता है। 28वां डिग्री उच्च का सबसे अनुकूल स्थान होता है और संपूर्ण राशि उच्च घर होता है। बुध कन्या राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च होता है। 15 डिग्री सबसे अनुकूल उच्च स्थिति और संपूर्ण राशि उच्च घर होता है। गुरु कर्क राशि में 0 डिग्री से 5 डिग्री तक उच्च होता है। 5वीं डिग्री सबसे अनुकूल उच्च स्थिति है और संपूर्ण राशि उच्च का घर है। शुक्र मीन राशि में 0 डिग्री से 27 डिग्री तक उच्च होता है। 27वां डिग्री उच्च का सबसे अनुकूल स्थान है और संपूर्ण राशि उच्च घर का होता है। शनि तुला राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक उच्च होता है। 20वीं डिग्री उच्च की सबसे अनुकूल स्थिति होता है और संपूर्ण राशि उच्च का घर होती है। मैंने राहु के उच्च स्थान के रूप में 2 राशियां का उल्लेख किया है। जैमिनी के अनुसार राहु मिथुन राशि में और पराशर के अनुसार वृष राशि में उच्च होता है। इस मामले में हम दोनों राशियों को उच्च स्थान के रूप में जज करेंगे। राहु मिथुन या वृष राशि में 30 डिग्री से 10 डिग्री तक उच्च होता है। क्योंकि राहु क्लॉकवाइज चलता है इसलिए 30 डिग्री से 10 डिग्री उल्टा बोला है। 10वीं डिग्री सबसे अनुकूल उच्च स्थिति है और संपूर्ण राशि उच्च का घर है। केतु वृश्चिक या धनु राशि में 30 डिग्री से 10 डिग्री तक उच्च होता है और 10वीं डिग्री सबसे अनुकूल उच्च स्थिति है और संपूर्ण राशि उच्च का घर है। नीचता की मात्रा भी ऐसे ही गणना की जाती है। सूर्य तुला राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक नीच होता है। 10वीं डिग्री सबसे नीच स्थान है और पूरी राशि नीच का घर है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री तक नीच होता है। तृतीयांश यानी कि तृतीय डिग्री सर्वाधिक दुर्बल स्थिति होता है और संपूर्ण राशि नीच का घर होता है। मंगल कर्क राशि में 0 डिग्री से 28 डिग्री तक नीच होता है। 28वां डिग्री सबसे नीच स्थिति है और पूरी राशि नीच का घर है। बुध मीन राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक नीच होता है। 15वीं डिग्री सबसे दुर्बल स्थिति होते हैं और संपूर्ण राशि दुर्बलता का घर होता है यानी कि नीच का घर होता है। गुरु मकर राशि में 0 डिग्री से 5 डिग्री तक नीच होता है। 5वीं डिग्री सर्वाधिक दुर्बल स्थिति होता है, सर्वाधिक नीच माना जाता है और संपूर्ण राशि नीच का घर होता है। शुक्र कन्या राशि में 0 डिग्री से 27 डिग्री तक नीच होता है। 27वां डिग्री सबसे नीच का स्थान होता है और पूरी राशि नीच का घर होता है। शनि मेष राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक नीच होता है। 20वां डिग्री सबसे दुर्बल यानी कि नीच स्थान होती है और पूरी राशि नीच का घर होता है। राहु वृश्चिक या धनु राशि में 30 डिग्री से 10 डिग्री तक नीच होता है। 10वीं डिग्री सबसे नीच स्थिति है और पूरी राशि नीच का घर होता है। केतु मिथुन या वृष राशि में 30 डिग्री से 10 डिग्री तक नीच होता है। 10वीं डिग्री सबसे नीच का स्थान होता है और पूरी राशि नीच का घर है। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि का
स्वामी है, जबकि राहु और केतु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है। लेकिन कुछ मतों के अनुसार कन्या राशि राहु के लिए और मीन राशि केतु के लिए किराएदार के रूप में है। अन्य ग्रहों के दो राशियों के स्वामी है। अब मैं ग्रहों के मुख्य त्रिकोण यानी कि मूल त्रिकोण के बारे में बात करूंगा। सूर्य सिंह राशि का 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण है। अंतिम 10 डिग्री अपना घर है। चंद्रमा वृष राशि का 3 डिग्री से 27 डिग्री तक मूल त्रिकोण है। मंगल मेष राशि का 0 डिग्री से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण, अंतिम 18 डिग्री अपना घर। बुध कन्या राशि की पहले 15 डिग्री छोड़ के अगले 10 डिग्री मूल त्रिकोण यानी कि 15 डिग्री 1 मिनट से 25 डिग्री तक मूल त्रिकोण है। अंतिम 5 डिग्री अपना घर है। बृहस्पति या गुरु धनु राशि की 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण है और अंतिम 20 डिग्री मतलब 20 डिग्री अपना घर है। शुक्र तुला राशि का 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण है। अंतिम 15 डिग्री अपना घर है। शनि कुंभ राशि का 0 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण है। अंतिम 10 डिग्री अपना घर है। राहु कुंभ राशि का 30 डिग्री से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण है और केतु सिंह राशि का 30 डिग्री से 10 डिग्री मूल त्रिकोण है। महर्षि पराशर के अनुसार राहु का 2 मुख्य त्रिकोण यानी कि मूल त्रिकोण क्षेत्र है, कर्क और मिथुन। केतु एक त्रिकोणीय क्षेत्र की मालिक है, वो है धनु। इसमें मतभेद है, इसलिए डिग्री की स्थिति को सही ढंग से समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई ग्रह अपनी राशि में स्थित है या मुख्य त्रिकोण में है या उच्च में स्थित है। भविष्यमूलक ज्योतिष के लिए ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझना भी आवश्यक है। ग्रह अन्य ग्रहों के लिए न्यूट्रल है या मित्रवत है या शत्रुतापूर्ण है। ये चार्ट देखिए। सूर्य का मित्र है चंद्रमा मंगल और बृहस्पति, शत्रु है शुक्र शनि और न्यूट्रल है बुध। चंद्रमा का बंधु यानी कि मित्र है सूर्य बुध, शत्रु कोई नहीं है और न्यूट्रल है मंगल गुरु शुक्र शनि। मंगल का मित्र है सूर्य चंद्रमा और गुरु, शत्रु है बुध, न्यूट्रल है शुक्र शनि। बुध का मित्र सूर्य शुक्र, शत्रु है चंद्र, न्यूट्रल है मंगल बृहस्पति शनि। गुरु या बृहस्पति का मित्र है सूर्य चंद्रमा मंगल, शत्रु है शुक्र बुध और न्यूट्रल है शनि। शुक्र का मित्र है शनि बुध, शत्रु है सूर्य चंद्रमा और न्यूट्रल है गुरु और मंगल। शनि का मित्र बुध और शुक्र, शत्रु है सूर्य चंद्रमा मंगल और न्यूट्रल है गुरु यानी कि बृहस्पति। राहु मित्र है शुक्र शनि, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु का शत्रु है और न्यूट्रल है बृहस्पति बुध। केतु का मित्र है सूर्य चंद्रमा मंगल, शत्रु है शुक्र शनि और न्यूट्रल है बृहस्पति और बुध। ये बहुत महत्वपूर्ण तालिका है और इसे याद रखना चाहिए। अगर आपको शुरुआत में याद रखना मुश्किल लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अंततः समय और अभ्यास के साथ आप इसे अपने आप सीख जाएंगे। मैं टेबल को याद रखने के लिए एक सरल लेकिन रफ फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। मोटे तौर पर हम ग्रहों को 2 ग्रुप में वर्गीकृत कर सकते हैं जो एक दूसरे के प्रतिकूल है। ग्रुप 1 सूर्य चंद्रमा मंगल और बृहस्पति। ग्रुप 2 बुध शुक्र शनि राहु और केतु। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये केवल एक मोटा सूत्र है और इसके कुछ
एक्सेप्शन भी है जिन्हें आप पहले की तालिका से नोट कर सकते हैं। ये ग्रह जो मित्र ग्रह के राशियों में स्थित है या मित्र ग्रह के साथ स्थित है वो सकारात्मक परिणाम देते हैं। इस प्रकार यदि कोई ग्रह शत्रु ग्रह की राशि में स्थित है या शत्रु ग्रह के साथ स्थित है तो वो कम सकारात्मक परिणाम देते हैं। मुझे एक उदाहरण देने दीजिए। आपने पहले की चर्चा में आप सुना है कि शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु है। टेबल पर भी देखा है आपने, मैंने टेबल दिया है। यदि सूर्य शनि की राशि अर्थात मकर या कुंभ में स्थित हो या सूर्य शनि के साथ स्थित हो तो ये अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। दूसरे शब्दों में सूर्य अपना फल देने में कमजोर होगा। दूसरी ओर अगर सूर्य चंद्रमा मंगल या बृहस्पति के साथ हो जो सूर्य के अनुकूल है या उनकी राशियों में हो तो ये आमतौर पर अच्छे परिणाम देने चाहिए। आज बस इतना ही। अगले भाग में मैं जन्म कुंडली गृह राशि के भाव और ज्योतिष में उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।